नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए हैं 26 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, ये हमारे पेड ग्रुप के नंबर्स हैं, उनको आप लोग डायल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 9696066089। ठीक, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं यहाँ पर, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ओनली करंट सिविल डॉट सर्विसेज, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज। ये आप लिखिए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च में जाके ये लिखिए, आपको जो है ये वाले चैनल फ्री में मिल जाएंगे। इनको ज्वाइन करके सारे नोटिफिकेशन, सारी पेड पीडीएफ जो है उनकी पिक्स फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हो सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, वो ये वाले हैं। सौभाग्य स्कीम जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर ऑल वाली थी, इसके 4 साल हो गए। देखेंगे क्या चीज़ है। पेटेंट जो होता है कि बौद्धिक संपदा का एक मतलब कैटेगरी है पेटेंट, उसके रूल में कुछ संशोधन किया गया है 2021 में, उसको देखेंगे क्या है। भारत के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक सर्वे दे रखा है, इसमें कहाँ पे कितना क्या, कहाँ पे कितना कम होता है। सीपीसीबी ने किया है ये, ठीक, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, इसके बारे में देखेंगे। एक समझौता हुआ है यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, जो एनिमल से संबंधित होता है, बोटेनिकल जो है प्लांट से होता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ यूनाइटेड किंगडम के बीच में, इसके बारे में देखेंगे। और 5वां है नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स, ठीक, नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड जो है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक, पहला जो स्कीम है हमारी वो है सौभाग्य स्कीम, ठीक, इसमें ये इसके 4 साल हो गए हैं। 2.82 करोड़ हाउस होल्ड की बात हो रही है, पूरे घर की बात हो रही है, उसको इलेक्ट्रीफाई किया गया है सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत। ये आंकड़ा 2021 के 31 मार्च तक का है। ठीक, 2019 में जो है अगर आप देखो इसे तो 2.63 करोड़ विलिंग अनइलेक्ट्रीफाइड, मतलब कुछ ऐसे हाउस होल्ड थे जो चाहते थे कि उनके घर तक बिजली पहुँचे, वो ऐसे ग्रामीण और शहरी एरियाज़ में, उनको रिकॉर्ड 18 महीने में जो है 2.63 करोड़ हाउस होल्ड की बात हो रही, उनको जो है बिजली पहुँचाएगी। ठीक, इसी के साथ साथ 7 ऐसे स्टेट हैं, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां पर अराउंड जो है 18.5 लाख जो है अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड को जो है आइडेंटिफाई किया गया था। और वो अनविलिंग थे, मतलब वो पहले नहीं चाहते थे कि उनको बिजली पहुँचे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हाँ भैया बिजली पहुँचा दो, उनको लगा कि हो सकता है कुछ, तो जो है उनको भी बिजली पहुँचा दी गई। सौभाग्य स्कीम का जादू चला, मतलब। ठीक, सौभाग्य योजना के बारे में अगर देखें तो ये दुनिया का बहुत मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजली पहुंचाने का काम है घरों तक। और इसको अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर मैंने आप लोगों को बताया था अंत्योदय दिवस होता है, और ये दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है, उसी दिन इसको किया गया था। और एक चीज़ और है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो है एक सिद्धांत दिया था। ठीक, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं क्या चीज़ है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक, तो ये 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य स्कीम लाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि सार्वभौमिक रूप से, यानी कि यूनिवर्सल रूप से हर घर का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हमारे पूरे देश में, यानी कि रूरल और शहरी दोनों ही एरियाओं में। ठीक, जितने भी ऑल अनइलेक्ट्रीफाइड हाउसेस हैं, रूरल और पुअर हाउस होल्ड जो है अर्बन एरियाज़ में, पुअर हाउस होल्ड अर्बन एरियाज़ में, उनको पहुंचाना है। और ग्रामीण में जो भी अनइलेक्ट्रीफाइड है सबको पहुंचाओ। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और इसमें यही है कि भैया सब समानता होनी चाहिए, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, न्यू एज इंडिया में ये सारी चीज़ें तो होती हैं। फिर इसमें बजट का क्या आवंटन हुआ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादातर पैसे दिए इस ये वाली पूरी स्कीम में। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये फुल फॉर्म है सौभाग्य का। क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना।
इसमें एनर्जी सभी को देनी है, वही सारी चीज़ें रूरल और अर्बन एरिया में जो है पुअर हाउस होल्ड को बिजली पहुंचानी है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हाउस होल्ड को दिया जाना है, वहाँ पे ये इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को सर्विस केबल जो है नियरेस्ट पोल से आप लेके गए। मान लीजिए ये घर था आपका, ठीक, और ये बिजली की लाइन जा रही थी ये ऐसे, ठीक है, तो ये पोल से यहाँ से बिजली का कनेक्शन लेके आए, हाउस होल्ड प्रीमाइसेस तक इंस्टॉल किया गया, यहाँ पे बिजली का मीटर लग गया, और साथ ही साथ एक सिंगल लाइट का जो है एलईडी का जो है बल्ब का वो लगा दिया, ठीक, और जिसमें एलईडी बल्ब होगी, और एक मोबाइल चार्जर पॉइंट, ठीक। ये है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे घर में जो हर जगह रॉड लगा रहे हैं कर रहे हैं, इतना कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिजली, और फिर बाकी अपना अपना कराओ, ठीक। बिजली पहुंचा देने का काम है यहाँ पर, ठीक है। रोड आगे यहाँ पर ये है भैया सौभाग्य स्कीम का कि वो लोग लगातार अभी भी लगे हुए हैं, और 24 घंटे सातों दिन क्वालिटी पावर सप्लाई टू ऑल का इनका सपना है, जो कि ये लोग पूरा करेंगे आगे आने वाले सालों में, ठीक। 4 साल हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। और पेटेंट संशोधन नियम 2021, ठीक। अब इसमें जो संदर्भ ये है कि आत्मनिर्भर भारत, अब क्या होता है, पेटेंट एक तरीके का जो है बौद्धिक संपदा होती है, हमारे दिमाग की ऐसी क्रिएटिविटी होती है कि हम कुछ प्रॉब्लम्स का नया सलूशन देते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ में देते हैं, ठीक, और जो है वो दूसरों से अलग होता है, ये हमारा खुद का इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, ठीक। तो उस चीज़ को पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट अगर मान लीजिए आपने बनाया और आप गए ऑफिस में, तो पहले क्या होता था, एक तो फीस बहुत ज़्यादा थी, तो उस फीस में 80% तक की कटौती कर दी गई है, ठीक। दूसरा ये है कि अभियोजन जो है, प्रोसिक्यूशन भी जो है अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। मतलब कई लोग तो कॉलेज में होते हैं, उन लोग कई सारे आइडिया आते हैं, लेकिन उनको अलाउड मतलब था ही नहीं कि अभियोजन कर सकें जाके पेटेंट के लिए, तो वो कर नहीं पाते थे, तो अब उनको भी अलाउ कर दिया गया है। और ये कई सारे संशोधन किए हैं जो कि भारत में आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी एक बढ़ावा देगा। अच्छी बात है, हमारे आविष्कार, हमारी सोच। और ज़्यादातर क्या होता है, स्टार्टअप की बात सुनो, स्टार्टअप में मैं बताऊँ, जैसे हम लोग सोचते हैं कि भैया कुछ एक नया आइडिया, लेकिन हम किसी को जाके बताते नहीं हैं। हमें लगता है कि यार ये वो करा लेगा, तो ये कहते हैं कि भैया पेटेंट करा लेंगे, पेटेंट हम करा लेंगे तो वो दूसरा वाला कर नहीं पाएगा और हमारे नाम पे रहेगा। अगर मान लीजिए उसने कुछ कॉपी भी किया तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, और अगर कॉपी कर रहा है हमें बताता है तो हमें रॉयल्टी मिलेगी, ठीक, कुछ पैसा मिलेगा। तो इसमें भी बढ़ावा मिलेगा, तो स्टार्टअप भी बढ़ेंगे, उद्यमिता को भी डायरेक्टली बढ़ावा देगा ये वाला अमेंडमेंट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, विशेष अधिकार होता है, जो आविष्कार मतलब विशेष अधिकार होता है आपके आविष्कार के लिए। जो भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वस्तु बनाई है, उत्पाद बनाया है, या फिर कोई प्रक्रिया है, ठीक, वो भी पेटेंट हो सकती है, प्रक्रिया भी इन जनरल। और उससे आप जो है कुछ नया कर सकते हो, सेम किसी चीज़ को, ठीक, नए तरीके से करते हो किसी चीज़ को, और नई तकनीक का सलूशन निकालते हो किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आपको पेटेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए मिल सकता है। इन्वेंशन के लिए अपने पब्लिक में आपको जाके डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्या चीज़ें आपने आविष्कार करी, और फिर पेटेंट एप्लीकेशन आपको भरना पड़ता। तो उसके लिए ऑफिसर्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, फीस बहुत होती थी, वो सारी कम यहाँ पे करी गई हैं। क्या चीज़ें इनिशिएटिव लिए गए हैं संशोधन में, देख लेते हैं। एक तो भैया पहले ये है कि मैन पावर बढ़ाओ, जहाँ पे पेटेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे एग्जामिनर के बढ़ाओ, क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, ठीक, सारा पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करो, स्पीडी करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होना चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंस होना चाहिए, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि आप दौड़ ऑफिस के चक्कर लगा रहा आदमी, बोला आइडिया भी सोचे और उसके बाद आइडिया को जो है और फिर उसको इतने धक्के भी खाने पड़े, ठीक। वेबसाइट बढ़िया से बनाओ, ये सारी चीज़ें, डिजिटल प्रोसेसिंग, ग्रांटिंग पेटेंट, ये सब डिजिटल होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ये चीज़ें। एक यहाँ पे एक स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है, सिप स्कीम का नाम है, SIPP, इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग, ठीक, सुविधाजनक बनाना है, ऐसी योजना है किसके लिए, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ठीक। वही जो चीज़ मैं कह रहा था कि स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा का संरक्षण, ये स्कीम है, ताकि उनको फैसिलिटेटर कुछ लोग आएंगे जो कि स्टार्टअप को बताएंगे भैया हाँ आओ, ये फॉर्म यहाँ फिल करो, इस तरीके से प्रोसेस करो अपनी एप्लीकेशन, ठीक। और उनको जो भी है, जो बीच में फैसिलिटेटर ये हैं अपने, उनको कुछ ना कुछ जो है रीइंबर्स किया जाएगा, पैसा मिलेगा, ठीक। बाकी इसके बाद जो है अब कई लोग आएंगे जाएंगे, नए संशोधन किए गए, कुछ फीडबैक देंगे, सजेशन करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो उसको भी बिल्कुल जो है
IP ऑफिस जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो है, वहाँ पे सबके सामने दिखना चाहिए, उसको जो है उस पर कार्य होना चाहिए, और जो भी है उसको बताना भी चाहिए ईमेल के माध्यम से कि याले हमने जो है आपकी प्रॉब्लम का निवारण किस तरीके से क्या क्या किया गया है, ठीक, या फिर क्या एक्शन लिया गया है। और जब अप्लाई करो पेटेंट को, तो इनोवेटर जो है आपका, वो अब इंस्टीट्यूशन का नाम पहले उसको देना पड़ता था, वो सारी चीज़ थी, वो तब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, तो वो भी जाके अपना जो है भर सकता है वहाँ पर कि पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये पहले नहीं था, इतना ध्यान रखना है इसमें, ठीक। और अब जो है फ़ीस भी काफ़ी कम हो गई है 2003 वाले से, अब 2021 में जो हुआ इसमें फ़ीस भी काफ़ी कम कर दी गई। सिग्निफिकेंस यहाँ पे यही है कि पहले मान लीजिए पेटेंट एप्लीकेशन के लिए एवरेज आप मतलब यकीन मानिए कितना टाइम लगता था, 72 महीने लगते थे 2015 में। अब ये टाइम जो है 12 से 30 महीने हो गए, ठीक। काफ़ी टाइम लगता है, पूरे दुनिया में किसी का कुछ कॉपी तो आपने नहीं किया इन सबको जांचने में, लेकिन 72 महीने तो यार बहुत ज़्यादा था पहले, ठीक। और 80% तक फीस कंसेशन हो गई है, तो स्टार्टअप इंडिया को काफ़ी बड़ा इसमें जो है फ़ायदा होने वाला है। और फास्टेस्ट ग्रांटेड पेटेंट की भी यहाँ पे बात करी गई, जिसका टाइम सिर्फ और सिर्फ 41 दिन का रहा है, ठीक है। और एक फैसिलिटी होती है कि एक्सपीडाइटेड, मतलब कि तेज, जो स्टार्टअप के द्वारा जो भी पेटेंट एप्लीकेशन दी जा रही है उसको शीघ्र परीक्षा प्रणाली के थ्रू किया जाए, इसकी भी एक इसको डाला गया है। और अब जो है एक्सटेंड कर दी गई है, ये स्टार्टअप के लिए था पहले, ये शीघ्र परीक्षा प्रणाली या फिर एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन सिस्टम, ये अब 8 मोर कैटेगरी के लिए कर दिया गया है। SME आपका जो है सूक्ष्म, और जो है ये आपके लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं आपके, और फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं, ये सारे इनके लिए भी अब जो है तेज़ी से पेटेंट के लिए प्रोसिक्यूशन हाईवे किया जाएगा, ठीक। ये वाली चीज़ है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जा सकता है। यहाँ पर अभी क्या है, एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, ठीक। ये क्या है इसके बारे में बताऊँगा अभी। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सीवेज, अच्छा सीवेज क्या हो गया, जो भी हमारे टॉयलेट का पानी, ये सारी चीज़ें पानी वानी है, सीवेज है जो भी बनता है, वो सारी चीज़ें जो है उसको जाके एक जगह इकट्ठा होती है, वहाँ पे इकट्ठा करके उसको ट्रीट करो, मतलब साफ़ करो, ठीक। उसमें कई सारे बायोलॉजिकल वो होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, कई तरीका, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और उससे फिर जो पानी है, ठीक, जो पानी आया वो कई जगह यूज़ हो सकता है, ठीक। जैसे इरिगेशन, सिंचाई के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक। आपका जो है कपड़े धोने के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है, वो भी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि पानी का, जैसे वो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट को अगर सोच रखना तो 3R का हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया रीयूज़, तो एक तरीके से यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करके पानी का क्या कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो, ठीक। रीसाइकल होता है, ठीक। और क्या होता है, रिड्यूस, ठीक। तो जो नए, जो आप पानी बार बार जो है लाना पड़ता है स्वच्छ, उसके खर्चे में भी आपका रिड्यूस हो सकता है, और नए उसमें जो है पूरा एनर्जी लगती है, उससे कार्बन उत्सर्जन भी होता है, वो सब भी रिड्यूस आप कर सकते हो। तो रीयूज़ का इसमें ज़्यादा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास में, और रीयूज़ कर सकते हो उस पानी को, ठीक। मतलब वैसे तो पीने होने के लायक तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जगह इसको यूज़ किया सकता है डायरेक्टली इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पर जो इस रिपोर्ट का एक मेन हाईलाइटिंग पॉइंट ये है, इन्होंने बताया कि भारत में जो प्रतिदिन सीवेज जनरेट होता है, मान लीजिए अगर वो 100 है, ठीक, तो उसका सिर्फ 33% ही जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जो है ट्रीट होता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी फिगर नहीं है। और जो CPCB ने रिपोर्ट यहाँ पे दी है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ये निकाली है स्टेट पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो उन्होंने दिया उसको कंपाइल किया, क्षमता यहाँ पे इसको जो मिलान करके संकलन बना के विश्लेषण किया पूरे डेटा को, और फिर ये निकाला कि कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि भैया हम ट्रीट कर सकते हैं पानी को, कितना संचालित है कि हम कितना संचालन कर पा रहे हैं, ऑपरेशनल कैपेसिटी कितना है, और कितना वाकई में ट्रीटमेंट हो रहा है। ये चीज़ें जो है CPCB ने इस रिपोर्ट में निकाली। CPCB के बारे में समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला जो CPCB बोर्ड है, ये एक जो है वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, और ये स्टैट्यूटरी बनाया गया था, आपका वैधानिक निकाय बनाया गया था वाटर एक्ट 1974 के अंतर्गत, ठीक।
1974 22 सितंबर को बना है, ठीक है, लेकिन वाटर एक्ट के अंतर्गत बना है, ये ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, पॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं देखता है भाई साहब। और इसको और भी पावर्स और फंक्शंस, एयर एक्ट 1981 में आया है, तो पहले वाटर एक्ट आया है, फिर एयर एक्ट आया है। ठीक, ऐसे ध्यान रखना वो भी चीज़ें भी, ठीक है। और इसकी फाइंडिंग जो है यहाँ पर देखिए यही है कि भारत में जो है 72,368 मिलियन लीटर पर डे बनता है सीवेज, और इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब इसको ट्रीट करने के लिए इंस्टॉल कैपेसिटी है 31,841 की। और इस इंस्टॉल कैपेसिटी में भी सिर्फ जो ऑपरेशनल है, जो कर सकते हैं, वो है 26,869 की, और उसमें भी जो वाकई में एक्चुअली यूटिलाइज हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, 20,000 का ही हो रहा है। तो इसीलिए जो है ये 33 जो है % के आसपास हुआ। 5 स्टेट ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पे 60% से ज़्यादा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ट्रीटमेंट की, उससे ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका। 5 अदर स्टेट ऐसे हैं जो 86% जो है, जहाँ पर मतलब ऊपर वाले 5 और ये वाले 5, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 86% टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो पूरे भारत में है वो यहाँ पर है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान हो गए। ठीक है, इन 10 में 86 हो गए। अच्छा, ये कुछ ऐसे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पे एक भी इंस्टॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं। मतलब बड़ी गजब सी बात है। यहाँ पे क्या सीवेज नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा होगा। आसाम जो है 209 बनाता है ये, और वहाँ पे भी ये बात है कि ऑपरेशनल कोई भी यहाँ पे एसटीपी नहीं है। यहाँ पे इंस्टॉल तो होगा लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। ठीक, सेप्टिक टैंक यहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो होता है ना कि एक जगह इकट्ठा कर देते हैं वाली चीज़ है। तो चंडीगढ़ वैसे जो है रैंक फर्स्ट आया है अगर एक्चुअली ट्रीटमेंट में देखा जाए तो। उसके बाद दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। रीयूज़ जो है आपका ट्रीटेड सीवेज का कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटेड अगर सीवेज वाटर जो है आप उसको हॉर्टिकल्चर में ला सकते हैं। ठीक, आपका इरिगेशन, सिंचाई में ला सकते हो। वॉशिंग एक्टिविटी, रोड, व्हीकल, ट्रेन को धोने के लिए, फायर फाइटिंग, आग बुझाने के लिए, इंडस्ट्रियल कूलिंग में ला सकते हो, टॉयलेट की फ्लशिंग में ला सकते हो, गार्डनिंग में ला सकते हो। ये सारी जो है इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उन्होंने बताया। ठीक, प्रोपोर्शन जो रीयूज़ का है वो मैक्सिमम है हरियाणा में। ठीक, ये ध्यान रखना। और उसके बाद पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आखिरी में आंध्र प्रदेश है। रीयूज़ मतलब कई जगह तो जैसे रीयूज़ हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक, लेकिन जो है रैंक नंबर 1 में कौन है? अच्छा, ये भी है कि भाई चंडीगढ़ में कम हो रहा होगा, वो तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ बता रखा है ना। और दिल्ली भी क्योंकि कम ही उनके पास, पंजाब लेकिन हो सकता था, लेकिन हरियाणा यहाँ पे फर्स्ट आया हुआ है। ठीक, फिर ये चीज़ है। और रीयूज़ जो है आपका जो ट्रीटेड होता है ये डिक्रीज़ कर सकता है जो वाटर की डिमांड है हमारी एक्वेटिक सोर्सेज से, जलीय स्रोतों से, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, ठीक, और ग्राउंड वाटर सोर्सेज से, जिससे कि हमारा नेचुरल वाटर रिसोर्सेज बचेगा और ये चीज़ें हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ावा देंगी। ठीक, ये था हमारा टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक और हमारा टॉपिक है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, जो कि जिसका कि एनिमल से रिलेटेड, ये सारे फौना से रिलेटेड जो है ये सर्वे करता है। ठीक, और ये कोलकाता में इसका जो है हेडक्वार्टर है। दूसरा होता है बोटानिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो देहरादून में उसका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर। तो इन्होंने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक MOU जो है साक्षर किए हैं यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ यूनाइटेड किंगडम के साथ में, UK के साथ में। ठीक, क्या है ये? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल की स्पेशीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं, फौना भी इसको बोलते हैं, तो ये कई सारी प्रजातियाँ UK में भी हैं, इंडिया में ऑफ कोर्स UK से बहुत ज़्यादा है। इंडिया दुनिया के 12 जो मेगा डाइवर्स जो है विविधता वाले जो देश हैं बायोडाइवर्सिटी के अनुसार, उनमें आता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ने किया है कि हम आपके यहाँ के जो भी मतलब फौना है उसके बारे में डेटा लेंगे, इकट्ठा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, स्पेशीज़ का अलग अलग, आप अपने यहाँ करना, आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करते हुए
बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को और अच्छे से अच्छा बनाएंगे और उसको स्थायी रूप देंगे और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उपयोग में लाएंगे। ये चीज़ एमओयू अभी हुआ है। इन्वायरमेंट हो सकता है ये एमओयू जो है आपका ये पूछ सकता है कि जैव विविधता बढ़ाने के लिए किसके बीच में हुआ, तो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है, ठीक। और दोनों ही कंट्रियां जो हैं ये इसके मतलब कुछ जिसके लोग भी इन्होंने साइन कर रखे हैं, रेटिफाई कर रखे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी हैं, जैसे कि आपका 1973 की साइट्स वाली ये कन्वेंशन है, ठीक। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना, ठीक। तो मतलब जो ऐसे जानवर हैं, जंगली जानवर हैं जिनका ट्रेड नहीं होना चाहिए, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, इंटरनेशनली ट्रेड नहीं होना चाहिए, तो उसका यूके भी है, इंडिया भी, दोनों ने रेटिफाई कर रखा है इस कन्वेंशन को, तो 1973 का है। तो इसको भी हम इसके माध्यम से जो है वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे, कार्यान्वित करेंगे। साथ ही साथ कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 1992 में आया था, ठीक, अर्थ समिट के बाद में, तो उसको भी हम जो है कार्यान्वित करेंगे। और इन दोनों के अलावा जो यूके और इंडिया के अपने राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय जो भी लॉज हैं, रेगुलेशन है, कानून है, उन जो बायोडाइवर्सिटी संबंधित उन सब को भी हम कार्यान्वित करेंगे, लागू करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के यहाँ डेटा, फॉनल स्पेसिमेन शेयरिंग और बेनिफिट शेयर करके ट्रेडिशनल नॉलेज को एक दूसरे के साथ में। अच्छा, ये CBD के अंतर्गत ही नगोया प्रोटोकॉल और आईची टारगेट्स क्या हैं, इनको जरूर बताइएगा। ये जो बेनिफिट शेयरिंग और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना, ये इसी में नगोया में आता है, ठीक। इसके बारे में जो पढ़ना, और जो आपका NHM लंदन है और ZSI जो है ये कलेक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। जॉइंट फील्ड वर्क एक्सपेडिशन होगा एक दूसरे के साथ में मिलके, और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। जेनेटिक रिसोर्स भी एक दूसरे का जो है बचा के रखेंगे, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे, वो सारी बातें वही हैं। और ये 5 साल का MOU किया गया है। सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये इसलिए भी है कि भाई नॉलेज यूके वाले के पास हो सकता है ज़्यादा हो किसी क्षेत्रों में, किसी क्षेत्रों में इंडिया वालों के पास ज़्यादा हो, तो नॉलेज को शेयर करो। नॉलेज शेयर, देखो नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा शेयर करो उतना ज़्यादा बढ़ती है, ठीक। तो इसलिए नॉलेज शेयर करने में, इसको आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी हिचकिचाया मत करिए। टैक्सोनॉमिस्ट, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, बायोडाइवर्सिटी मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर, ये सारे लोग मिलके आपस में काम करेंगे तो एक बढ़िया कंजर्वेशन और फॉनल डाइवर्सिटी पूरे जो है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्पेशीज डाइवर्सिटी अगर देखा जाए, भारत में जो प्रजातियों की विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा है। भारत दुनिया का अगर लैंड एरिया, भूमि अगर क्षेत्र देखें तो खाली 2.4% है, लेकिन जो भारत में स्पेशीज़, जो प्रजातियों की विविधता है वो 8.1% है, जो कि जिसकी वजह से भारत दुनिया के 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से आता है, ठीक। एवरेज 350-400 स्पेशीज़ जो है नए है साइंस के लिए इंडिया की तरफ से, जो कि डिस्कवर किए हैं ZSI साइंटिस्टों ने और अदर वर्किंग नेचुरल हिस्ट्री एंड कंजर्वेशन के द्वारा। इंडिया वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ है इन द वर्ल्ड, जहाँ पर प्लांट की प्रजातियाँ 45,000 से ज़्यादा है और जो है 1 लाख से ज़्यादा एनिमल्स की प्रजातियाँ रिकॉर्ड करी गई हैं। जो आइडेंटिफाइड मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के, ध्यान रखिएगा, इसको हो सकता पूछ भी सकता है कि भाई कौन सा इसमें से है, कौन सा नहीं है मेगा डाइवर्स कंट्री, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। USA है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, मैप बुक निकालिए, करिए मैप पे, ठीक है प्लीज़, और इक्वाडोर है, पेरू, वेनेजुएला, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये चीज़ है मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के बारे में, ज़रूर देखिएगा एक बार, जो है गूगल करके मैप देखिए इसका कहाँ कहाँ पे है और फिर इनको जो है चिन्हित करिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, 1 जुलाई 1916 का बना हुआ है, भारत के आज़ाद होने से पहले का बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, जियोलॉजिकल रिसर्च करता है, सर्वेक्षण करेगा, एक्सप्लोर करेगा, रिसर्च करेगा फौना के लिए, यानी कि एनिमल्स के लिए, ठीक। ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसका जो ये लोगो है, इस लोगो में ये कौन सा जानवर बना हुआ बताइए, गौर है क्या ये, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड। अब देखिए, सेवा योजना, यहाँ पे वॉलंटरी सर्विसेज होते हैं ना, NSS वाला जो वॉलंटरी सर्विसेज आप किसी करना चाहते हैं तो उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं,
और नेशनल लेवल के। तो प्रेसिडेंट राम कोविंद जी ने अभी जो है, रामनाथ कोविंद जी ने इसको दिए थे हमारे अवार्ड 2019-20 के लिए वर्चुअल सेरेमनी के ज़रिए। और इसमें इस अवार्ड को कंडक्ट का इंस्टीट्यूट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने 1993-94 से चला आ रहा है। सिल्वर जुबली थी अभी इस नेशनल सर्विस स्कीम की। और इसका एम ये होता है, उद्देश्य ये होता है इस अवार्ड का कि भैया चिन्हित करो, रिकॉग्नाइज करो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करो और रिवॉर्ड करो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है खुद से, अपनी स्वेच्छा से कम्युनिटी सर्विस के लिए, समुदाय के लिए जो है काम करने के लिए अपने आप को जो है उन्होंने हमेशा तैयार रखा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ठीक है, काउंसिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, एनएसएस यूनिट प्रोग्राम और या फिर एनएसएस वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं। तो इन सबको उनको रिकॉग्नाइज करते हुए पहचानो और उनको पुरस्कृत करो। ठीक, जो वर्क है एनएसएस वॉलंटियर्स का, ये कोविड-19 के दौरान पे बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्रेसिडेंट जी ने भी इसको जो है यहाँ पर पहचाना और उन्होंने बताया कि कोविड-19 जब हुआ और मास्क का प्रोडक्शन नहीं इतना ज़्यादा हो रहा था, तो जो है एनएसएस के वॉलंटियर्स ने करीबन 2,30,00,000 मास्क बनाकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाके बांटा था, जो कि एक अति सराहनीय कार्य है। ठीक, और ये भी नोट किया जाता है कि एनएसएस वॉलंटियर्स जो होते हैं वो उन्होंने कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाई, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ नियमित रूप से धोया करिए, मास्क जरूर लगाइए, कौन सा मास्क लगाना है, कौन सा मास्क नहीं लगाना है, जागरूकता फैलाई, रिलीफ एक्टिविटीज़ भी पहुँचाई, दवाइयाँ भी पहुँचाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान किया। नेशनल सर्विस स्कीम क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक फ्लैगशिप पब्लिक सर्विस मतलब सार्वजनिक सेवा जो है कार्यक्रम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा चलाया जाता है। इसको पॉपुलरली एनएसएस बोला जाता है। नेशनल सर्विस स्कीम जो एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में ऑन द बर्थ सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधी। अच्छा, ऊपर वाले से कंफ्यूज मत होना, नेशनल सर्विस स्कीम जो है 1969 में चालू हुई थी महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर, लेकिन इसका जो अवार्ड है वो 1993 में था। ये कब था? 1993-1994 में हुआ। ठीक, तो अवार्ड बाद में चालू हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, और द प्रोग्राम का यहाँ पे एम यही है कि लोगों के अंदर सामाजिक कल्याण करने का, स्टूडेंट्स के अंदर सामाजिक कल्याण करने का जो है आइडिया डालना, और साथ ही साथ हमें जो है अपना बिना पक्षपात किए समाज में सेवा प्रदान करना, ये सेवा भाव जो है लाने का मेन नेशनल सर्विस स्कीम का जो है उद्देश्य है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और विदाउट बायस, बहुत मतलब कोई भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें बस सेवा करनी है, ये चीज़ होनी चाहिए। एनएसएस वॉलंटियर्स जो होता है ये इंश्योर करते हैं कि जो भी नीडी है, ज़रूरतमंद है, उसको हेल्प मिले, टाइम पे मिले, ताकि उसके जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद हो सके और साथ ही साथ उसके सम्मान के साथ जीवन जीने में, गरिमामयी जीवन जीने में उसको मदद मिले। ठीक, ऐसा करने से वॉलंटियर ये लर्न करते हैं फ्रॉम पीपल इन विलेजेस, और गुड लाइफ होनी चाहिए किसी भी तरीके से। जहाँ पर जैसे गांव है, अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, अब तो बढ़ रहे हैं, तब भी जो है वहाँ पर लोग किस तरीके से उनसे सीखते हुए, उनकी हेल्प करते हुए एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए उनको जो हेल्प भी करते हैं और उनको प्रेरित भी करते हैं। ठीक, और ये प्रोवाइड करते हैं नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर के टाइम पे, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है, जैसा कि अभी कोविड-19 के द्वारा हम लोग कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने देखा था। अच्छा, इसकी हिस्ट्री अगर देखें नेशनल सर्विस एनएसएस की, तो ये राधा कृष्णन जी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो हेड थे, उन्होंने इंडक्शन किया था वॉलंटरी नेशनल सर्विस की एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, कई सारे शैक्षिक संस्थानों में इन्होंने चालू करवाया था। और फिर इस आइडिया को कंसिडर किया गया कैप के द्वारा। इसके बारे में जो पढ़ना, अबाउट अस में जाके पढ़ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक, और फिर जो है इसने अपनी मीटिंग में इसके बारे में देखा भी था, और फिर इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, रिकमेंड किया स्टूडेंट और टीचर को कि अपना टाइम कुछ वॉलंटरी मैनुअल वर्क के लिए करें। पहले 5 ईयर प्लान में भी इसको रखा गया था, लेबर सर्विस देने के लिए इंडियन जो है स्टूडेंट के द्वारा 1 ईयर के लिए स्ट्रेस किया गया था। फिर 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी ने लेटर में सारे चीफ मिनिस्टर को बोला था कि जो है सोशल सर्विस का जो है एक आइडिया होना चाहिए ग्रेजुएशन के टाइम पे भी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन्होंने कहा भी था कि एक सूटेबल स्कीम बनाओ जो है नेशनल सर्विस के लिए एकेडमिक संस्थानों में। ठीक, 1969 में फिर ये फाइनली आ गई थी अपने जो है मूलभूत
जो है जो आज जो चलता आ रहा है। ठीक, तो इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन है आईएसपी से। उसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने चाहिए इसके बारे में हम लोग जो है सीखते हैं। ठीक है, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, टिप्स और ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन। ठीक, उन्मूलन की बात हो रही है, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है। कौन से कथन ट्रू है ये पूछा गया है। ठीक, करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, ट्रू पूछा गया, फॉल्स पूछा गया, ये जरूर देखा करिए ताकि सिली मिस्टेक ना हो। ठीक, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, 28 को नहीं मनाया जाता है। और ट्रू पूछा गया था तो एलिमिनेशन मेथड से आप तुरंत निकाल सकते हैं बी आंसर, बट और भी हम लोग देख सकते हैं। पहली बार ये सितंबर 2014 को जो है ये मनाया गया था आपका इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पीपल को जो है जागरूक बनाया जाए कि जो थ्रेट है न्यूक्लियर वेपन का ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इससे अगर हम नहीं, और इसकी वजह से जो है न्यूक्लियर वेपन को पूर्णता उनका मतलब पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, उन्मूलन होना चाहिए। ठीक, तो इसको TENW भी बोलते हैं, टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये 26 सितंबर को यानी कि आज के दिन मनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक, और ये एनिवर्सरी जो है इंसिडेंट हुआ था 1983 में। ऐसा हुआ था कि जब रशिया से पहले सोवियत यूनियन था, USSR था, तो वहाँ के जो न्यूक्लियर वेपन थे उसमें कुछ माल फंक्शन हो गया और ये ऐसा हो गया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ही उसका ख़राब हो गया। ठीक, तो उससे ये हो गया था कि भैया न्यूक्लियर वॉर होने की मतलब एक तय हो गई थी भैया, वार्निंग सिस्टम ही ख़राब हो जाने की वजह से। तो ये था कि अब ऐसी सिचुएशन आगे भी हो सकती है, तो हमें समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन एक बार स्टार्ट हुआ तो इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। जैसे एक बार, जैसा मैंने कभी सुना हुआ, हो सकता है सही भी ना हो, लेकिन आइडिया उसका बड़ा सही था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जी से पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन, आपको क्या लगता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे क्या लड़ा जाएगा, बट मुझे ये जरूर पता है कि चौथा वर्ल्ड वॉर जो है वो ईंटें पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या बात कहना चाह रहे थे कि मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, फिर से जो है आदमी वहीं बंदर के तरीके से फिर से किसी तरीके से अपने आप को इवॉल्व करेगा और फिर लड़ाई करेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव। ठीक, इससे रिलेटेड कौन सा जो कथन है वो गलत है पूछा गया है। विजय सांस्कृतिक महोत्सव की बात हो रही है यहाँ पर। भारतीय सेना 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गुवाहाटी में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है या करेक्ट है, बताइए। ठीक, और इसमें ये ऑब्जर्व किया जाएगा टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पाक वॉर 1971 वाला। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए। और इसमें कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे, जैसे कि फिल्में दिखाई जाएंगी, थिएटर का प्ले होगा, म्यूज़िक के जो है कॉन्सर्ट होंगे, बैंड परफॉर्मेंस होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे इस इवेंट के दौरान। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है, यहाँ पे पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 30 से 5 अक्टूबर नहीं, 26 से 29 सितंबर तक होगा, जो अभी आज से चालू हो जाएगा। ठीक, कोलकाता में किया जाएगा, ना कि ये आपका गुवाहाटी में नहीं, कोलकाता में किया जाएगा। ठीक, आपका एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो हुआ था 1971 में, जिसमें बांग्लादेश की जो है विजय हुई थी, बांग्लादेश को जो छुड़ाया गया था पाकिस्तान के चंगुल से, 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने समर्पण किया था, नाक टेकी थी भारत के जो है वीर योद्धाओं सोल्जर्स के सामने। ठीक, तो उसी को याद में जो है कई सारी जो मूवीज़ हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलाई जाएंगी और इसको बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव कहा जा रहा है। तो इसी के साथ में आज का यहाँ पे सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।